वेलकम टू द चैनल। ट्रांसपोर्ट चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह प्लांट बॉडी में वाटर और डिफरेंट मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह बड़े ही आराम से पहुंचा दिया जाता है। कुछ ऐसा ही सिस्टम्स एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में भी पाया जाता है, जिसकी हेल्प से डिफरेंट मटेरियल्स पूरी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं या ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स में डिफरेंट मटेरियल्स के फ़्लो के लिए या ट्रांसपोर्ट के लिए दो ख़ास किस्म के सिस्टम्स मौजूद हैं, जिनमें से एक सिस्टम कहलाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा सिस्टम कहलाता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ जो है वो एक वाइटिश फ्लूइड से निकला है वर्ड, और लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स कि वो ख़ास किस्म का फ्लूइड है जो कि पूरी बॉडी में किसी न किसी तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, लेकिन उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिटेल से बात करेंगे अबाउट द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है। नाउ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। देखिए, ब्लड तो हो गया खून, तो कार्डियोवैस्कुलर क्या हुआ? कार्डियो का वर्ड जहाँ भी आता है इट मीन्स हार्ट एंड वेस्कुलर स्टैंड्स फॉर वेसल्स, यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें कि वेसल्स का होना मौजूद है। यानी कि अब जो ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें वेन्स इंक्लूड हैं, इसमें वेसल्स मौजूद हैं जो कि ब्लड को अपने अंदर से बाहर नहीं जाने देती। देखिए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें तो ब्लड वेसल से बाहर जा सकता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में जो क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड हमेशा अपनी वेसल्स के अंदर ही रहेगा। वेसल्स यानी कि वो आर्टरीज भी हो सकती हैं, वो वेन्स भी हो सकती हैं, वो कैपिलरीज भी हो सकती हैं। इन तीन वेसल्स के अलावा ब्लड कभी भी बाहर, बॉडी के बाहर जो है वो एज इट इज़ मौजूद नहीं होगा। फिर बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स पर। ब्लड के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक तो है ब्लड, फिर है हार्ट और फिर हैं वेसल्स। देखिए, ब्लड के बारे में अगर हम बात करें तो ब्लड किस टाइप का मटेरियल है? ये एक टिश्यू है। ब्लड जो है ये एक टिश्यू है और पूरी बॉडी में ये वाहिद कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में मौजूद है। बाकी तमाम जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं वो फ्लूइड फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन ब्लड एक ऐसा स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। ब्लड जो है वो आमतौर पे किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ये मिलकर बना हुआ है ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में ब्लड का वेट कितना होता है? हमारी बॉडी का जो भी वेट हो उसका 1/12 जो भी अमाउंट आएगी वो हमारे ब्लड का वेट होगा। है ना इंटरेस्टिंग? और इसके अलावा जो एवरेज एडल्ट की बॉडी है नॉर्मली, उसकी किसी भी नॉर्मल इंसान की बॉडी में ब्लड की जो अमाउंट है वो तकरीबन 5 लीटर होती है। 5 लीटर सपोज कि 7 से 8% किसी भी इंसान का जो बॉडी वेट है वो कहलाता है। एक हेल्दी पर्सन में प्लाज्मा तकरीबन 55% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जबकि दूसरे सेल्स या सेल लाइक बॉडीज़ तकरीबन 45% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड मौजूद होते हैं। ब्लड प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये क्या चीज़ है? देखिए, प्लाज्मा जो है तकरीबन पानी से मिलता जुलता ही है। ये वाइटिश या येलोविश टाइप आप फ्लूइड भी इसको कह सकते हैं। इसमें मौजूद क्या कुछ है? इसमें प्रोटीन्स हैं, सॉल्ट्स हैं, कुछ मेटाबोलाइट्स और वेस्ट मटेरियल भी आ जाते हैं। तकरीबन 90 से 92% जो प्लाज्मा है ये पानी से मिलकर बना हुआ है और 8 से 10% जो प्लाज्मा है इसके अंदर मौजूद होते हैं मुख्तलिफ तरह के डिज़ोल्व्ड सब्सटेंसेस। अगर हम सॉल्ट्स की बात करें डिटेल से तो सॉल्ट्स तकरीबन 0.9% ऑफ प्लाज्मा है। अगर वेट किया जाए प्लाज्मा का तो सिर्फ 0.9% जो है उसमें से सॉल्ट्स निकलेंगे। और ये सॉल्ट्स किस चीज़ के हो सकते हैं? ज़ाहिर ये सोडियम क्लोराइड है और उसके अलावा बाइकार्बोनेट के सॉल्ट्स हैं जो कि कुछ ख़ास किस्म की अमाउंट में इसमें मौजूद होते हैं। इसके अलावा बहुत ही थोड़ी सी या ट्रेस अमाउंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम और जिंक की भी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। नॉर्मली अगर ब्लड के pH की बात करें तो ये 7.4 है। ठीक है, लेकिन ये जितनी भी अभी हमने सॉल्ट्स की बात की, अगर थोड़ी सी भी इन सॉल्ट्स की अमाउंट में चेंज हो जाए तो ये
ब्लड के पीएच में भी खातिर ख्वाह चेंजेस लेके आ सकते हैं। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन्स की, कि प्रोटीन्स अगर प्लाज्मा का हम वेट करें तो इसमें तकरीबन 7 से लेके 9% तक का जो वेट है वो प्रोटीन्स का है। ठीक है, सिर्फ 0.9% वेट सॉल्ट्स का था, लेकिन 7 से 9% वेट जो है वो प्रोटीन्स का बनता है। अब प्रोटीन्स भी इसमें कोई एक किस्म की नहीं है, डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। एक तो इसमें पाई जाती हैं एंटीबॉडीज़, उसके अलावा इसमें फिब्रिनोजिन प्रोटीन पाई जाती है। ये वो प्रोटीन है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग से महफूज रखती है ब्लड को। ठीक है, यानी कि जब चोट लगती है तो आपको पता है कि ब्लड क्लॉट होने शुरू हो जाते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो करवाने में ये हेल्प करती है। इसके अलावा एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। अब इस प्रोटीन का क्या काम है कि जो ब्लड का अपना वाटर बैलेंस सिस्टम है उसको ये मेंटेन रखेगी, यानी कि ब्लड के अंदर मौजूद पानी के बैलेंस को ख़राब जो नहीं होने देती प्रोटीन, वो कौन सी प्रोटीन है, वो है एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसके अलावा ये कि प्लाज्मा में डाइजेस्टेड फूड भी मौजूद होता है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से आता है। डिफरेंट हार्मोन्स और नाइट्रोजीनियस वेस्ट भी इसमें मौजूद होते हैं। और सबसे बढ़कर जो गैशियस एक्सचेंज हो रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो एक्सचेंज हो रही है बॉडी से ब्लड में और ब्लड से बॉडी में, वो भी ब्लड ही के थ्रू हो रही है। चलें जी, ब्लड प्लाज्मा की हम बात करें तो इसको ब्लड में से हम सेपरेट कर सकते हैं या नहीं, इसके बारे में देखते हैं कि कैसे प्लाज्मा को ब्लड में से सेपरेट किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो जो है इंजेक्शन के थ्रू आपको पता है कि आर्टरी में से ब्लड को जो है वो इंजेक्ट कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। अब इस सूरत में अगर आप इंजेक्शन में देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक रेड कलर ही दिखाई देगा ब्लड का, जो कि जिसके शेड्स डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन कुछ देर गुजरने के बाद, बल्कि इसमें निकालेंगे और साथ ही इसमें फिर अब मिक्स कर दिया जाएगा एक एंटीकोएगुलेंट। एक एंटीकोएगुलेंट क्यों मिक्स किया जाता है? क्योंकि ये एक ऐसा केमिकल है जो कि ब्लड की क्लॉटिंग होने से रोकता है, इनहिबिट करता है, यानी कि ब्लड को क्लॉट नहीं बनने देता बल्कि उसको उसके लिक्विड फॉर्म में ही रखता है। अगर ये नहीं डालेंगे तो फिर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी और ब्लड का सैंपल जो है वो आप ठीक तरह से टेस्ट नहीं कर सकेंगे। ये लैब में होते हैं सारे काम। ठीक है, अच्छा जी, एंटीकोएगुलेंट डालने के बाद अब क्या किया जाएगा कि लैब्स में मौजूद इनको टेस्ट ट्यूब में जो है शिफ्ट कर देने के बाद अब इसको लैब में मौजूद सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाला जाएगा। देखिए, सेंट्रीफ्यूज मशीन्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। इनमें सेंटर में जगह बनी हुई होती है टेस्ट ट्यूब्स डालने की, किसी में कम डाल सकते हैं, किसी में ज़्यादा। और ये जो है ना, ये रोटेट करती है, बहुत हाई स्पीड पे भी रोटेट करती है, लो स्पीड पे भी आप इसकी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं। तो अब जो ब्लड सैंपल लिया गया था उसको टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल दिया जाएगा। और इस मशीन में डालने के बाद जब इसको निकाल के चेक किया जाएगा तो एक खातिर खा 3 तरह की डिफरेंट कलर की लेयर्स हमें जो है इस ब्लड में नज़र आएंगी। देखिए, सबसे नीचे मौजूद होगा एक डार्क कलर का रेड कलर का पोर्शन, उससे ऊपर थोड़ा वाइटिश सा पोर्शन मौजूद होगा और सबसे ऊपर मौजूद होगा येलोइश कलर का पोर्शन। अब ये सब क्या चीज़ें हैं? देखिए, जो सबसे नीचे या कह लें कि जो वेट में सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे नीचे बैठ जाएगा लिक्विड, उससे हल्के वेट वाला उससे ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये जो वाइट कलर का लिक्विड है, और जो सबसे कम वेट में होगा वो सबसे ऊपर आके तैरना शुरू हो जाएगा। और ये डिफरेंसेस क्या बता रही हैं, हमें क्या शो कर रही हैं कि ये जो रेड कलर वाला पोर्शन है, दिस शोज या दिस रिप्रेजेंट्स द रेड ब्लड सेल्स RBCs। जो सेंटर वाला वाइटिश सा पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को, जबकि सबसे ऊपर वाला येलोविश पोर्शन प्लाज्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इस तरीके से ब्लड के सैंपल को लेके तो उसमें से उसके ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग करके तो ब्लड का टेस्ट लिए जाते हैं। सो दिस इज़ इट। आई होप दैट द वीडियो वॉज यूजफुल। इफ़ येस तो फिर इसे लाइक कर दें और अगली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।